हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकंड वीडियो में इलेक्ट्रोलाइसिस एंड ओवर वोल्टेज की बात की थी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस है। इसके बिना हमें आगे चैप्टर समझ में नहीं आता, तो इसको हम बिल्कुल धीरे धीरे आराम से और बेसिक तरीके से समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये किस तरह से ओरिजिनेट होता है, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और इसकी मेजरमेंट किस तरह से की जाती है। ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी कोई मेटल की रोड अपने ही सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखी जाती है, जैसे मान लो जिंक की रोड और जिंक प्लस 2 का ही सॉल्यूशन हो, तो उस केस में अगर मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है तो मेटल ऑक्सीडाइज होती है। मेटल ऑक्सीडाइज होती है, मैंने जानबूझ के +2 यानी कि 2 वैलेंसी वाली मेटल ली है। तो एक बार में जब कोई मेटल ऑक्सीडाइज होगी तो एक आयन बनेगा M+2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो ये M+2 आयन तो आया सॉल्यूशन के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने कहां रख दिए, रोड के ऊपर। इलेक्ट्रॉन कभी भी सॉल्यूशन में नहीं लेके आने और आयन कभी भी रोड पे नहीं लेके जाने। तो जैसे ही ये काम हुआ तब क्या हुआ, सॉल्यूशन इनिशियल कंडीशन के कंपैरेटिवली +2 चार्ज पे आ गया और रोड इनिशियल कंडीशन के कंपैरेटिवली -2 चार्ज पे आ गई। और ये प्रोसेस थोड़ी देर तक चलता रहेगा। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने 100 मेटल के एटम्स लिए थे और बिल्कुल स्टार्टिंग में जो प्रेजेंट थे उसको मैं एक बार नहीं काउंट कर रहा, शुरू में जो इसके कारण आए वो 0 आए। और मान लो 15 मिनट के बाद में 10 मेटल ऑक्सीडाइज हो गए, तो ये 10 नए आ गए और 20 इलेक्ट्रॉन नए प्रोड्यूस हो गए। लेकिन आपको पता है जब मेटल आयन बहुत ज्यादा हो जाएंगे इसके अंदर, तो मेटल आयन इस रोड के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे और जब मेटल ज्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी रोड पे इकट्ठे होते जाएंगे। तो क्या होता है, इनके बीच में एक तरह से म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण मेटल आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मेटल में भी कन्वर्ट होना स्टार्ट करते हैं। इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन की तरह समझ सकते हैं। जब मेटल आयन आपस में दोनों कंबाइन करेंगे और वापस मेटल बनाएंगे तो इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन से डिनोट करते हैं। यानी कि जब तक फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही थी ये कंडीशन थी। मान लीजिए रिएक्शन बैकवर्ड भी चल पड़ी, रिएक्शन अगर बैकवर्ड चल पड़ी तो -2 कर देता हूं, इसको -4 कर देता हूं, इसको +2 कर देता हूं। बैकवर्ड गई अगर 2 मेटल आयन रिड्यूस हो गए तो क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम आते वक्त ये हो गए 92, ये हो गए 8 और ये हो गए 16। और मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इस कॉम्बिनेशन में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। यानी कि इनिशियल कंडीशन के कंपैरेटिवली अब इस सॉल्यूशन में 8 मेटल +2 आयंस एक्सेस में है और रोड पर 16 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। क्लियर? क्या इनिशियल कंडीशन की कंपैरेटिवली अब इस सॉल्यूशन का चार्ज +16 हो चुका है। भाई 8 M+2 आ गया ना इसमें, तो 16 चार्ज हो गया और 16 इलेक्ट्रॉन के आने के कारण क्या इस रोड का चार्ज अब -16 हो चुका है। यस। क्या इन दोनों के बीच में चार्ज का डिफरेंस 32 का हो चुका है। भाई ये -16 है बेटे, ये +16 है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में चार्ज का डिफरेंस कितना हो गया, 32। इस चार्ज डिफरेंस के कारण इस रोड और इसके सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल अराइज होता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, द पोटेंशियल अराइज इन बिटवीन द रोड एंड सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट एज द पोटेंशियल इज अराइजिंग ड्यू टू नेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कह ही सकते हो, साथ ही इसको आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कह सकते हो, क्योंकि नेट प्रोसेस जो गई है वो किस डायरेक्शन में गई है, वो ऑक्सीडेशन की डायरेक्शन में गई है। लेकिन सारी मेटल ऐसी नहीं होती। कुछ मेटल ऐसे भी होती जिनका बिहेवियर राइट साइड वाले की तरह होता है। राइट साइड में भी मैंने एक मेटल N लिखा है और ये भी अपने आयंस के सॉल्यूशन में डिप है। अगर मेटल आयंस की रिड्यूस होने की टेंडेंसी मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी से ज्यादा है तो क्या होगा, तो एक N+2 जब 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो एक N बनेगा, एक एटम। और मान लो मैं ये एज्यूम कर लूं कि यही कंडीशन इक्विलिब्रियम की यहां भी अराइज होती हो तो मैं क्या बोलूंगा कि ये अब है 92, इसने 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब 92 बच गया, इसने 16 इलेक्ट्रॉन को लिया है और
8 मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो एक तरह से सॉल्यूशन में से कितने n+2 चले गए, रिड्यूस होके 8। तो 8 अगर चले गए तो क्या इस बार इस सॉल्यूशन का चार्ज -16 हो गया? पिछली बार क्या था, 8 नए आए थे, इस बार क्या हो रहा है, 8 जा रहे हैं, ये जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो रहे हैं। तो क्या अब सॉल्यूशन में 16 प्लस चार्ज कम हो गया? तो रिलेटिवली क्या कह दूंगा, सॉल्यूशन अब इनिशियल कंडीशन के कंपैरेटिवली कौन से चार्ज पे चला गया, -16 पे चला गया। और क्योंकि इस रोड के इलेक्ट्रॉन ये खाया जा रहा है, 16 इलेक्ट्रॉन खाली है इसके, तो अब ये जो रोड है इसका चार्ज क्या हो गया, +16 हो गया। यानी कि इस कंडीशन में रोड नेगेटिवली चार्ज थी और इस कंडीशन में रोड क्या होगी बेटे, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो यहां भी अब जो दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है चार्ज का, वो 32 का आ रहा है। रोड आपकी +16 पे, सॉल्यूशन आपका कंपैरेटिवली -16 पे। तो मैं क्या कह दूंगा, द पोटेंशियल अराइज बिटवीन द रोड एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट इन दिस कंडीशन this potential is arising due to net reduction process, it is also known as reduction potential। इस तरह से हमें डिफाइन करना होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को और रिडक्शन पोटेंशियल को। ये दोनों जो मैं अलग अलग डील कर रहा हूं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इनको हाफ सेल्स बोला जाता है। हालांकि मैं अगले वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप की हाफ सेल्स के बारे में भी सिखाने वाला हूं, पर अभी तक आप इतना मान लीजिए, अलग हाफ सेल है, ये अलग हाफ सेल है। जब तक मैं इनको वायर से कनेक्ट नहीं करूंगा, जब तक हमारे को पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। जैसे मैं इन दोनों को वायर से जोड़ दूंगा, एक यूनिट एक ही हो जाएगी, इसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा बताने की जरूरत नहीं है। ये रोड नेगेटिवली चार्ज है, ये रोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ली जाती है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे तो उसमें एक लेफ्ट वाला हाफ सेल होगा, एक राइट वाला हाफ सेल होगा। लेफ्ट वाले हाफ सेल में रोड नेगेटिवली चार्ज होगी, लेफ्ट वाले हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट वाला हाफ सेल जो लेफ्ट में दिखाया जाएगा, और राइट वाले में जस्ट उल्टी कंडीशन है, राइट वाले में रिडक्शन होगा। राइट वाले में रोड पॉजिटिवली चार्ज होगी और राइट वाला नेचुरल सी बात है राइट में दिखाया जाएगा। तो इस बेस पर हम एक साइन कन्वेंशन बना लेते हैं, एक पहचान बना लेते हैं लेफ्ट की और राइट की, जो मैंने ऊपर लिख दी है, LOAN। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट में होता है कौन, एनोड, इसको क्या बोलेंगे हम, एनोड। आप कहोगे सर क्यों एनोड क्यों बोल रहे हो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा था, जिस इलेक्ट्रोड पर नेट ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे एनोड। क्या आपको नेट ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एनोड भी बोलेंगे। ये लेफ्ट में भी है, इस पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ये नेगेटिवली चार्ज भी हो है, तो लोन, LOAN, L लेफ्ट में है, O ऑक्सीडेशन हो रहा है, A एनोड का काम करेगा, और टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज। और ऑपोजिट यहां राइट साइड में, इसको मैंने बोल दिया RRCP, R राइट में, R रिडक्शन, C कैथोड बनेगा और P पॉजिटिव टर्मिनल है। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब पढ़ेंगे तो ये आपको थोड़ी कन्वेंशन आनी चाहिए, लेफ्ट में LOAN लेना है और राइट में RRCP लेना है। ये तो बात होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सीखने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली दो इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो आपने इसमें भरा हुआ है, और नंबर 2 टेम्परेचर। जो इक्वेशन कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेशनशिप बताती है वो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, उसे हम नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। और जो इक्वेशन टेम्परेचर के साथ में वोल्टेज के इफेक्ट को बताती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं। तो पहले मैं देखना चाहता हूं कि कंसंट्रेशन के साथ ही किस तरह से वेरी करता है। आइए, अगर मैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देखूं, तो जिस साइंटिस्ट ने इसको बताया था, इसको उसके नेम के बेस पर नस्ट इक्वेशन कहा जाता है। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, इफेक्ट ऑफ concentration, effect of concentration of electrolytic solution on electrode potential। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन ले लेंगे और रिडक्शन होगा तो रिडक्शन ले लेंगे बच्चों। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनकी रिस्पेक्ट में इसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को जब आएगी अभी उसको हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए मुझे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। मान लो मैंने एक रिडक्शन के प्रोसेस को चुना हुआ है, M+2
प्लस एन ले लो आप, कोई जरूरी नहीं है ना सबकी वैलेंसी 2 ही होगी। तो ये मैंने एक इक्वेशन लिखी एक्वस। अब मान लीजिए मैं आपसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स एनर्जी के एक्सप्रेशन पूछूं, तो जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि उनके लिए हमने देखा था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। अगर आपको याद हो तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स एनर्जी का और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का एक रिलेशनशिप आता है, जिसमें डेल्टा जी को हम बोलते हैं गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ द प्रोसेस, और डेल्टा जी नोट को बोला जाता है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। आर वही गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और क्यूसी क्या है, रिएक्शन कोशेंट है, रिएक्शन कोशेंट। जिन बच्चों को भी क्यूसी के बारे में नहीं पता वो पुराना कोई वीडियो देख लें या कोई पढ़ लें, 11th क्लास में आपको मेंशन है। और ये भी हमने सीखा हुआ है कि किसी भी सेल रिएक्शन का जो डेल्टा जी होता है वो होता है माइनस एन एफ ई सेल। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये दो इक्वेशन आपको, अगर आपको भी याद नहीं तो एक बार आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज लिखता हूं सेल के लिए, याद रखना है केवल सेल के लिए लगता है, माइनस एन एफ ई नोट सेल से डिनोट करते हैं। तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। जहां तक ई सेल और ई नोट सेल का सवाल है, ई सेल को तो मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नोट सेल को बोला जाता है बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या क्या कंडीशन जरूरी होती है। नंबर 1, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होनी चाहिए। जैसे आपने जिंक को जिंक प्लस 2 के सोल्यूशन में रखा था ना, तो वो सोल्यूशन कितना होना चाहिए था, 1 मोलर। और सेकेंड, अगर उस हाफ सेल में कोई गैस इन्वॉल्व है, हालांकि इसमें तो कोई गैस का रोल नहीं है, आगे जाके हम सीखेंगे ऐसे हाफ सेल भी जिनमें गैस भी इन्वॉल्व होगी। अगर गैस इन्वॉल्व है तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm या लगभग 1 बार के बराबर होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर एप्लीकेबल हैं तो अब जो वोल्टेज आएगी उस वोल्टेज को मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकता हूं। ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP, और रिडक्शन के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP हम कह सकते हैं। तो ई सेल का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई नोट सेल का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कब, जब आपका कंसंट्रेशन हो 1 मोलर सॉल्यूशन की, और अगर उसमें गैस इन्वॉल्व है तो उसका प्रेशर 1 बार होना चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट और, कई बच्चों को डाउट होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर भी फिक्स होता है क्या, तो इसका आंसर है नहीं। स्टैंडर्ड कंडीशन में कोई टेम्परेचर उन्होंने फिक्स नहीं किया हुआ है। हालांकि वो अलग बात है कि हम जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कोई नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 298 केल्विन लेकर ही हम कैलकुलेशन को करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि 25 डिग्री स्टैंडर्ड होता है टेम्परेचर, 35 डिग्री भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि आपने किस कंडीशन में उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑब्टेन करना है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर फिक्स मेंशन नहीं है। हम यूजुअली क्या लेते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। तो अगर इन वैल्यूज को मैं पुट करता हूं तो क्या होगा, इन वैल्यूज को पुट करता हूं तो डेल्टा जी की जगह लिख रहा हूं माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी नोट की जगह क्या लिख रहा हूं, माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू सी। अब मैं क्या करता हूं, माइनस एन एफ से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड। अगर मैं दोनों साइड माइनस एन एफ से डिवाइड कर दूंगा तो माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ई सेल बिकम्स इक्वल टू ई नोट सेल प्लस का माइनस कर दूं आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी। तो ये भी एक तरह का नस्ट इक्वेशन का एक फॉर्मेट है, इसको मैं 4th नंबर डाल देता हूं। पर वो अलग बात है कि जनरली हम कैलकुलेशन log 10 के बेस पे करते हैं। तो ये इक्वेशन आपको बहुत जगह यूज करनी है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। अब ये log 10 बेस आ जाएगा, आप जानते ही है, और क्यू सी। जहां तक इन वैल्यूज का सवाल है, मैंने बोला ये सब कांस्टेंट ही है।
भाई 2.303 कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर मैंने बोल दिया 298 लेते हैं जनरली, और एफ फेराडे की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, तो बस एक एन है जो अलग अलग मेटल आयंस की वैलेंसी है जो अलग अलग हो सकती है। अगर मैं इन सबकी वैल्यूज पुट कर लूंगा तो ये फॉर्मेट जो है ये सबसे ज्यादा यूज आने वाला फॉर्मेट है नस्ट इक्वेशन का, -0.0591। इन सबको सोल्व करते हैं तो 0.059 आता है log ऑफ क्यूसी। और जहां तक log क्यूसी का सवाल इस रिएक्शन के लिए है तो क्या होता है, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही तो होता है। तो अगर मैं log क्यूसी को रिप्लेस करूं, एक बार मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, अगर मेरी इक्वेशन है ये वाली, अगर मेरी इक्वेशन है ये वाली m प्लस n, मान लो मैं रिडक्शन के लिए निकालना चाह रहा हूं, m सॉलिड और एक्वस, क्यूसी क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देख लो, अब इतनी बात तो आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ी हुई है कि सॉलिड्स की तो एक्टिविटी 1 लेते हैं, तो 1 अपॉन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन, तो यहां अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो ई सेल, और अब मैं इसको ज्यादा बेटर लिख दूं रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन की इक्वेशन में लगा रहा हूं, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल 0.0591 अपॉन एन log ऑफ 1 अपॉन m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ, मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, E रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E नोट रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.0591 अपॉन n। माइनस का प्लस कर दिया तो उसको ऊपर ले गए और ये मेरी इक्वेशन बन गई। इससे मुझे ये पता लग गया, मैं इसको नंबर दे दूं सबको, ये 5 नंबर कर लीजिए, ये 6 नंबर कर लीजिए, इसको 7 नंबर कर लीजिए और इसको 8 नंबर कर लीजिए। पहली बात तो ये सारी इक्वेशन 3 से लेकर 8 तक ये सब अलग अलग नस्ट इक्वेशन को ही शो कर रही हैं। ये तीनों, ये सारी इक्वेशन अलग अलग सब नस्ट इक्वेशन को शो कर रही हैं। यहां से मैं एक चीज प्रूव कर पा रहा हूं कि अगर सॉल्यूशन में m प्लस n की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर सॉल्यूशन में m प्लस n की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। याद रखना इस बात को, मैं आगे यूज कराऊंगा आपसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब अगर मैं बात करूं इसकी मेजरमेंट की बात करता हूं कि मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे कर सकता हूं, आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट की। हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, किसी हाफ सेल का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल कैन नेवर बी मेजर्ड, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड। आप लोग जानते हो वोल्ट मीटर जो होता है वो 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, एक पोटेंशियल को मेजर नहीं करता। तो हम क्या करें, हम ऐसा करें कि 2 हाफ सेल को हम जोड़ दें और बीच में वोल्ट मीटर लगा दें, तो जब करंट फ्लो होगी तो वोल्ट मीटर की रीडिंग से हमें पता लग जाएगा इन दोनों हाफ सेल का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। तो मान लीजिए मैंने कोई सेटअप लिया, लेफ्ट साइड में मैंने लिखाया कोई अननोन इलेक्ट्रोड है, राइट साइड में भी अननोन इलेक्ट्रोड है। ये लेफ्ट हाफ सेल की इलेक्ट्रोड है, ये राइट हाफ सेल की इलेक्ट्रोड है, ये लेफ्ट की इलेक्ट्रोड है, ये राइट की इलेक्ट्रोड है, दोनों को मैंने कनेक्ट करना है। ये उनके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है, ये उन दोनों के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। मैं एक बार अपने वाला एग्जांपल से क्लियर कर दूं अगर आपको, m और n वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था। तो मान लीजिए यहाँ पे तो नेट रिएक्शन हो रही है m प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ मान लीजिए ये रिएक्शन हो रही है, ये वाली रिएक्शन आपकी हो रही है, ठीक है ना। ये है जिससे मैं वोल्ट मीटर को जोड़ूंगा। अब वायर के थ्रू मैंने इनको कनेक्ट किया और वोल्ट मीटर लगा दिया इनके ऊपर, ये लगाया मैंने वोल्ट मीटर। अब आपको अच्छे से पता है कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इसका मतलब इतना शायद आप जानते होंगे कि जब भी सर्किट जोड़ा जाता है
तो इंस्ट्रूमेंट के जो पोलैरिटी वो सेम एक तरफ रहनी जरूरी होती है। तो वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ इलेक्ट्रोड का नेगेटिव जुड़ना चाहिए और वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव जुड़ना चाहिए, तब जाके सर्किट कंप्लीट होता है। मान लीजिए इस तरह के सेटअप से आपको वोल्ट मीटर, मान लो वोल्ट मीटर की रीडिंग आती है, ऐसे एरो लगाया हुआ है, मान लो आपको जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आती है इसको मैं नेट ई नोट सेल बोलता हूँ। सपोज ये आ गई आपकी कुछ भी वोल्ट आ गई, मान लीजिए आपकी आ गई 0.76 वोल्ट, मान लीजिए वोल्टेज आ गई 0.76 वोल्ट। पहली बात तो अगर वोल्टेज आ गई यानी कि सर्किट मैंने सही जोड़ा है। अगर सर्किट गलत जुड़ते हैं तो वोल्ट मीटर की सुई हिलती नहीं, पड़ी रहती है ऐसे। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये नेगेटिव पोल ही था और ये पॉजिटिव पोल ही था, लेकिन मेरे को इन दोनों के इंडिविजुअल पोटेंशियल नहीं पता। दिक्कत तो अभी भी वहीं की वहीं है। मुझे इन दोनों का डिफरेंस पता लग गया वोल्ट मीटर से कि भाई इसकी वोल्टेज से कितनी ज़्यादा है या इसकी वोल्टेज से कितनी कम है, मुझे ये तो पता लग गया। लेकिन अभी भी मुझे इंडिविजुअल वोल्टेज नहीं पता। मुझे ये तो पता है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, पर एब्सोल्यूट वोल्टेज किसी की भी नहीं पता। क्या इतनी सी बात से एब्सोल्यूट वोल्टेज निकाली जा सकती है? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे सर कैसे? मान लो मैं कहता हूं कि ये 0 वोल्ट है तो ये 0.76 वोल्ट हुआ। अगर मैं कहता हूं कि ये 0.1 वोल्ट है तो 0.86 होगा, ये 0.2 है तो 0.96 होगा। इसके तो 100 आंसर आ जाएंगे डिफरेंस के। तो ये तो वही बात हो गई। दो दोस्त खड़े थे, राम और श्याम। उनके पास एक तीसरा बंदा आया, उसने राम से पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? राम कहता श्याम के घर के सामने। श्याम से उसने पूछा तू बता दे तुम्हारा घर कहाँ है? वो कहता राम के घर के सामने। इन दोनों आंसरों से कुछ नहीं निकला। फिर उसने दोनों से एक साथ पूछा अरे तुम दोनों घर कहाँ हैं? उन्होंने कहा आमने सामने। इस आंसर से भी कुछ नहीं पता लगा। तो केवल डिफरेंस से हमें एब्सोल्यूट वोल्टेज नहीं पता लग सकती। इसके लिए मुझे कोई ना कोई और ट्रिक लगानी पड़ेगी जिससे मैं इस वोल्टेज को निकाल पाऊँ। मुझे ये तो पता लग गया इन दोनों की वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, लेकिन मुझे अभी तक इसकी और इसकी एब्सोल्यूट वोल्टेज नहीं पता। और अगर मैं वोल्टेज का फॉर्मूला लगाता हूँ तो कैसे आएगा देखना। हम जानते हैं कि किसी भी सेल की जो वोल्टेज होती है वो दोनों हाफ सेल की वोल्टेज के सम के बराबर होती है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ई नोट ऑक्स एनोड कर देता हूं, और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है इसलिए इसको प्लस ई नोट रिडक्शन एनोड कैथोड कर देता हूं। सॉरी सी आएगा यहाँ पे। क्या मतलब है? एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में वो साइंटिस्ट जो लोग हैं वो एक ही वोल्टेज को ज्यादा वेटेज देते हैं। वो कहते हैं बार बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो मत बोलो, एक ही बोलो, या तो बोलो रिडक्शन या बोलो ऑक्सीडेशन। तो उन्होंने अपनी तरफ से आर्बिट्रेरीली रिडक्शन को स्टैंडर्ड वोल्टेज माना हुआ है। इसका मतलब जहां जहां मुझे, ध्यान देना बच्चों, जहां जहां मुझे ऑक्सीडेशन वोल्टेज लिखनी है उसकी जगह मैं क्या लिखा करूंगा? माइनस ई नोट रिडक्शन लिख सकता हूं। समझ नहीं आई बात? मान लीजिए मैं कहता हूं ई नोट ऑक्सीडेशन है जिंक इलेक्ट्रोड का 0.76 वोल्ट, तो आप समझ जाओ कि अगर मेरे को कहा गया है कि तो इसको रिडक्शन में लिखो तो ये मैं कैसे लिखूंगा? साइन बदल के लिख दूंगा। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रख लेंगे कि जब भी आपको वोल्टेज को कन्वर्ट करना हो स्टैंडर्ड को या नॉर्मल को, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उल्टा भी सही है, ई नोट रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। किसी के लिए भी आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट कर दूं, ये वैल्यू इसकी जगह पर अगर मैं लिख दूं माइनस ई नोट रिडक्शन, तो क्या हो जाएगा? तो मेरा हो जाएगा ई नोट सेल इज इक्वल टू माइनस ई नोट रिडक्शन ऑफ एनोड प्लस ई नोट रिडक्शन ऑफ कैथोड। तो इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूं लास्ट में तो मेरा बन जाएगा ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन ऑफ एनोड। तो आप पूरी केमिस्ट्री में, आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही फॉर्मूला देखेंगे कि जब भी आपको पूरे सेल की वोल्टेज, पूरा सेल बन गया, अगर आपको पूरे सेल की वोल्टेज निकालनी होगी तो क्या करोगे? याद रखना, दिमाग में छाप लो, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करोगे तब जाके सेल की वोल्टेज आ जाएगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो वहीं का वहीं अटका हुआ है कि मैं चलो वोल्टेज तो निकाल लूंगा, मैंने डिफरेंस निकाल लिया, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि इन दोनों की इंडिविजुअल वोल्टेज कितनी है। तो इसका और कोई इलाज नहीं है बच्चों। इसका इलाज एक ही है कि मैं इनमें से किसी एक हाफ सेल की वोल्टेज कुछ मान लूं, आर्बिट्रेरीली कुछ मान लूं। अगर मैं कुछ मान लूंगा तो दोनों का डिफरेंस मेरे पास में, और एक मैंने कुछ मान ही ली, तो फिर उस केस में किसी अननोन वाले की वोल्टेज आ जाएगी। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय सम रेफरेंस इलेक्ट्रोड।
किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बेस पर किसी सेल की पोटेंशियल को निकालना, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आपको अगर सर ऐसे कैसे मान लेंगे, कुछ भी कैसे मान लेंगे, तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक्स हैं। एक इलेक्ट्रोड मैं पढ़ाऊंगा आपको अगले वीडियो में, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका नाम है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसकी वोल्टेज आर्बिट्रेरिली 0.0 वोल्ट मानी गई है हर टेम्परेचर के ऊपर। इसका कारण ये है कि उसका जो एलिमेंट इन्वॉल्व है, ये मैं कल और डिटेल में बताऊंगा, उसकी इक्वेशन ये है, मान लीजिए उसकी इक्वेशन ये है। अब इसकी वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 0 तो वैसे भी होती है, हम एग्जैक्ट 0 मान लेते हैं, कारण हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और H+ आयंस की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, पहला। दूसरा, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ सेल हम इनकी वोल्टेज, हम इसकी कंसंट्रेशन को और इसके प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। मान लो ये 1 ATM मेंटेन रखा और ये 1 मोलर मेंटेन रखा, तो भी QC वाले एक्सप्रेशन, QC की वैल्यू तो 1 के बराबर ही हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, इसकी जो वोल्टेज है वो 0.0 वोल्ट ही मानी जाती है। हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की टेंडेंसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जितना जिंक के अंदर और कॉपर के अंदर होता उतना H में नहीं होता। तो जहां जहां आपको वर्ड दिख जाए SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो आप लोग क्या करेंगे, E0 ऑफ SHE इज इक्वल टू 0 वोल्ट। जब भी आपके पास SHE दिया होगा, आपने उसकी वोल्टेज कितनी लेनी है, 0 वोल्ट। अब ठीक है, मान लीजिए इस सेटअप में ये वाला SHE था और ये वाला जिंक था। मान लीजिए कि ये मैं आपको, अब इसकी जगह पर मैं जोड़ देता SHE। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं इसकी जगह जोड़ देता SHE, तो ये तो मैंने आपको बताई दी, इसको मैं रब कर रहा हूं। अगर मैं इसकी जगह पे SHE जोड़ देता तो क्या आता, देखिए मेरे पास में, तो मेरे पास में ये आता है कि E0 पूरे सेल की वोल्टेज, मैंने क्या सिखाया, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपको मैंने बता चुका हूं, ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है। और अगर कैथोड SHE है, अगर कैथोड SHE है तो ये तो 0 वोल्ट हुआ। और आपको अगर मैं डिफरेंस बता दूं कि E0 सेल आपका कुछ ना उस वैल्यू तो आएगी ना, और मैंने ये वैल्यू कितनी ले रखी है, मान लो 0.76 वोल्ट ले रखी है, तो कहीं जाके मुझे एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल पता लग जाएगा। कैसे, 0.76 तो डिफरेंस है, कैथोड की तो 0 ही है, SHE ले लिया, माइनस E0 एनोड मुझे चाहिए, तो क्या मैं कह सकता हूं, E0 एनोड रिडक्शन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। तो अगर मुझे दो हाफ सेल्स के पोटेंशियल का डिफरेंस पता है और मैं एक को आर्बिट्रेरीली कुछ मान लूंगा, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें दूसरे की वोल्टेज पता लग जाएगी, उसके रिस्पेक्ट में हमें दूसरे की वोल्टेज पता लग जाएगी। इस तरह से हम अलग अलग हाफ सेल्स की वोल्टेज निकालते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, नेचुरल सी बात है, और उसको एक सीरीज की फॉर्म में हमने रखा हुआ है। उस सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपके दी हुई है, जिसमें लिथियम सबसे ऊपर है, वोल्टेज है रिडक्शन पोटेंशियल की -3.05 वोल्ट, और सबसे नीचे है फ्लोरीन जिसकी 2.87 वोल्ट है प्लस में। वो जो सीरीज है वो किस बेस पे बनी हुई है, इसी तरह से SHE के बेस पे बनी हुई सीरीज है। तो इस तरह से हम अलग अलग हाफ सेल्स के पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये आपकी आज की क्लास थी बच्चों। अगले वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप के हाफ सेल्स और नर्स इक्वेशन पे होने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग देखिएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं चैनल को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से कमेंट बॉक्स में भी मेरे लिए कुछ लिखते रहें। अभी मैं आने वाले टाइम में क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ 45 डेज़ का नीट का, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हों उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करा करूँगा, पर वो मेरी परमिशन से ही वो देख पाएंगे। तो आप लोग उस कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के दे दीजिएगा कि हाँ सर हम इंटरेस्टेड हैं इसको सुनने के लिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आ सकूँ। आपने इसको पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।